नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के बात। हमारे साथ सीनियर काउंसिल श्रीनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं और हमारा नया सेगमेंट शुरू हुआ है कि आम जनता तक उनके अधिकारों को पहुंचाया जाए और सुरक्षा संहिता से लेकर तमाम बीएनएस, इस पे भी हम बात करेंगे। और सर से हम शुरू करते हैं। सर, सुरक्षा संहिता पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा संहिता कुछ नई बात नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता को क्रम बदल दिया गया है, थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है, पुलिस के पावर बढ़ा दिए गए हैं जो ज़्यादा उचित नहीं है। अगर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो पुलिस को पावर बढ़ाना न्याय संगत नहीं होगा। सुरक्षा संहिता कुछ नई नहीं है, एक पुरानी डैश 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 एक नई बोतल में है, ये आप समझिए। दंड प्रक्रिया संहिता 73 में एक बार संशोधित हुई थी, उसके बाद फिर से इन्होंने अपना एक क्रेडिट लेने के लिए ये कर दिया है। कुछ नया नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं जैसे पुलिस कस्टडी का समय 15 दिन से बढ़ा दिया है इन्होंने, और बाकी चीज़ें लगभग वही हैं। एक बहुत बड़ा प्रकरण है डीके बासु वर्सेस स्टेट। ये वेस्ट बंगाल का मामला था, इसको किस तरह देखते हैं? अब देखिए, संहिता का इंटरप्रिटेशन का सवाल है, कुछ नई बात उसमें नहीं आई है। मिसयूज की बात आई है कि मिसयूज न किया जाए, तो ये तो हर कोर्ट कहेगी, इसमें नया क्या है। कोर्ट इसीलिए बनाई गई है कि कोई भी समाज का अवयव अपना स्थान न छोड़े, स्थान भ्रष्ट न हो। इसी निगाह से उसको आप देख सकते हैं, इससे अधिक वहाँ भी कुछ नहीं है। लगातार हर चीज़ों पे चर्चा होती है। कुछ हमने सवाल लेकर के आए हैं कि बेल पर भी रेस्ट्रिक्शन है। अब जिनमें है रिस्ट्रिक्शन उसमें है। बेल तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अवधारित किया कि बेल एक अधिकार है, लेकिन कुछ समयकालीन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इतने दिन से इतने दिन का, तो वो नए ढंग से बनाए गए हैं, उसमें कोई नई बात उसमें भी नहीं है। एक और सवाल इसमें आता है कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। देखिए, जब तक आप मैंडेटरी नहीं करेंगे कि अगर कोई बात इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है तो निश्चित रूप से उसकी एफआईआर दर्ज ही होगी, तब तक इन सब कानूनों कोई मतलब नहीं होगा। भारत सरकार को या प्रदेश में संशोधन करके ये तय करना होगा, अगर कोई सूचना कोई भेजता है और प्रथम दृष्टिया उसमें कुछ चीज़ें हैं तो एफआईआर दर्ज ही होगी। ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन बनाना होगा, तब इसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा अगर पुलिस के डिस्क्रिप्शन पर आप छोड़ेंगे तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा था, उनका ये कहना है कि सामाजिक कार्य भी पेनाल्टी में शामिल है। सामाजिक कार्य वो हो जिससे जनता में कोई क्षति पहुँचे, कोई द्वेष पैदा हो, उन सामाजिक कार्यों की बात की गई है। समाज में बहुतेरे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं तो समाज के सबसे बड़े अच्छे कार्यक्रम हुआ है, तो उन पर क्या आप कर सकते हैं। जो समाज में जैसे कोई चीज़ें जिससे क्षति पहुंचती हो, किसी का अपमान होता हो, कोई द्वेष फैलता हो, उसके लिए प्रतिबंध है, बाकी किसी सामाजिक कार्य के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। साक्ष्य की सुरक्षा कैसे की जाए अंडर लॉ? साक्ष्य किस प्रकार का है ये तय होना होगा। इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसकी सुरक्षा आपको क्या करनी है, वो तो अपने आप सुरक्षित है। उसको नष्ट करने के बाद भी उसको रिवाइव किया जा सकता है। अब छेड़छाड़ आप करेंगे तो वो कट भी आएगा, वो कट भी उसमें दृष्टिगोचर होगा कि कट किया गया है, कुछ संशोधित किया गया है, कुछ हटाया गया है, कुछ घटाया गया है, कुछ बढ़ाया गया है, वो भी स्पष्ट होगा। लेकिन मूल क्या है वो भी आ जाएगा। अगर आप ईमानदारी से चाहेंगे तो छेड़छाड़ नहीं की जा सकती उससे। हमारे न्यायपालिका में क्षमताओं का अभाव है क्या? देखिए, न्यायपालिका में अब मैं बराबर कहता हूं कि जो कार्य पहले मुंसफ के स्तर पर, सिविल जज के स्तर पर, सीजीएम के स्तर पर होते थे, अब उसको जिला जज के स्तर पर किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी लेने से लोग हट रहे हैं, साहस का अभाव है, कुछ ज्ञान का भी अभाव है, कुछ ऊपर की अदालतों का अवैध रूप से डांट डपट झिड़क भी है।
जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए ऊपर की अदालतें उस तरह से कार्रवाई नहीं करती हैं, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ दबाव बनाए हुए हैं। जैसे सिविल कोर्ट में इंजंक्शंस नहीं मिल रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। उन बातों में जमानतें होनी चाहिए, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट करे, जो जमानत देने योग्य है उनकी जमानतें होनी चाहिए। हाई कोर्ट की पैरिटी नहीं मानी जा रही है, इससे कार्यभार बढ़ रहा है। जो आरोप वकीलों पर लगते हैं वो सर्वथा गलत हैं। न्यायपालिका खुद जिम्मेदार है कार्यभार बढ़ाने के लिए। हाई कोर्ट अपनी पूरी संख्या पर 160 की संख्या पर काम नहीं कर रही है, वो जिम्मेदार है इनके लिए, उस पर कोई आक्षेप नहीं लगाता। हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग भी इस पर कोई तगड़ी प्रतिक्रिया नहीं करते कि उनकी संख्या 160 क्यों नहीं की जा रही है। ये संख्या 100 के आसपास ही बराबर रहती है। जिम्मेदार ये लोग हैं, आक्षेप दूसरे पर लगाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स की कमी है क्या? टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट तो इतने अधिक हैं कि साइबर क्राइम होने लगा है, लेकिन साइबर क्राइम को समझने और जानने और पकड़ने वाले कम हैं, समझना नहीं चाहते। आप अपना मोबाइल फ़ोन का 80% कुछ नहीं जानते। आप यूज़ रोज़ रात दिन करते हैं, लेकिन 80% नहीं जानते। तो साइबर क्राइम के वजह से अब कुछ जानने लगे हैं लोग, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानना चाहते। इसके एक्सपर्ट हर जगह होने चाहिए, हर थाने पर होने चाहिए, हर जिला प्रमुख स्थानों पर होने चाहिए, ताकि इनको डिस्क्लोज किया जा सके और आसानी हो क्राइम को समझने में। साइबर ठगी तो काफ़ी बड़े हैं और आजकल तो डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं लोग, काफ़ी कुछ चल रहा है। ये सब अज्ञानता का कारण है। इसके पीछे अज्ञानता ही है और कुछ नहीं है। अगर समाज में इसका ज्ञान बढ़ाया जाए, आपने मोबाइल तो हाथों हाथ दे दिया, लेकिन ज्ञान उसका नहीं बढ़ाया। सरकार लगातार जागरूकता फैलाती है मोबाइल के माध्यम से, कॉलर ट्यून के माध्यम से। जागरूकता से नहीं होगा, ज्ञान फैलाना होगा, जानकारी फैलानी होगी। इसके लिए बाकायदे सोशल लेवल पर एक ज्ञान बनाना होगा कि हर आदमी जाने, मोबाइल की एक्टिविटी जाने। आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, मेरे पास खुद ऐसे कई केसेस हैं जो टॉप क्लास के IIM से पढ़े हुए लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है साइबर ठगी। नहीं, साइबर क्राइम तो समाज के हर अंग के साथ हुआ है, न्यायाधीशों के साथ भी हुआ है। वो इसलिए कि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति कितना सशक्त है, कितना कमज़ोर है और किन तरह से चीज़ों को समझ नहीं सकता है। कई बार मुझसे OTP मांगी गई, कई बार मुझसे पासवर्ड पूछे गए, तो ये कोई बात तो हुई नहीं। आप क्यों बता दें किसी अनजान आदमी को पासवर्ड और OTP? लेकिन अब है, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसको सब लोग झेल नहीं पाते हैं। इसको झेलने के लिए जानकारी का भी अभाव है, ज्ञान का भी अभाव है। सुरक्षा संहिता का आखिरी सवाल हमारा ये है, क्या इससे पुलिस का पावर बढ़ रहा है? पुलिस का आवश्यक पावर बढ़ना चाहिए, इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उस पर वांछित नियंत्रण भी होना चाहिए। उस पर नियंत्रण सही नहीं है। सिर्फ आप बढ़ा करके पुलिस के पावर को बढ़ाकर कुछ नहीं पा सकते। पुलिस का पावर नियंत्रित रूप से बढ़े, उस पर नियंत्रण हो। वो नियंत्रण कमज़ोर है, ऊपर के अधिकारी कमज़ोर हैं। न्यायालय सामान्य रूप से ले लेते हैं। जैसे पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए दरख्वास्त पड़ती है तो अदालतें कहती हैं कि तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? जरूरी हो तो हो, न जरूरी हो तो न हो। ये विवेक का सवाल नहीं है। उस पर नियंत्रण सही नहीं है। पावर बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इसका दुरुपयोग होगा, मिसयूज होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत लोग सर मिलते हैं, वो कहते हैं कि चार्जशीट में विलंब का कारण क्या है? चार्जशीट में विलंब भी अज्ञानता है। पुलिस का आपस में कोऑर्डिनेशन कम है और पुलिस को चीज़ों को जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का है कि CRPC IPC एविडेंस एक्ट को डील करने के लिए हाई स्कूल इंटर पास लोग काम करते हैं। अज्ञानता है। बहुत कम लोग केस डायरी लिखना जानते हैं। पुलिस में भी पुलिस के लोग दूसरे से संपर्क करना नहीं चाहते, अधिवक्ताओं से मिलना नहीं चाहते, उसमें अपनी मानहानि समझते हैं। तो जानकारी का अभाव ही उसमें कारण है। उसमें भी विधि विशेषज्ञ अगर इसमें लगा दिए जाएँ, सरकारी वकील वहाँ भी जो हैं उनका भी लाभ नहीं लिया जाता। चार्जशीट इसलिए विलंब से लगती है, जानकारी नहीं होती। किस तरह से बयान लेना है, किस तरह से साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, तो इसलिए उसमें विलंब होता है। मिसयूज ज़्यादा हो रहा है क्या? हमेशा से पावर का मिसयूज हुआ है, और जब अज्ञानी लोगों के हाथ में पावर होगा तो ज़्यादा मिसयूज होगा। जानकार लोगों के हाथ में होगा, जो साक्ष्य एकत्र करना जानते हैं, जो केस जारी लिखना जानते हैं, जो कम से कम बेसिक रूप से इंग्लिश का ज्ञान है उनको, कम से कम वो जानते हैं, जो पढ़ लेते हैं, रूलिंग्स को पढ़ लेते हैं, नज़ीरों को पढ़ लेते हैं, न्यायालय में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है पढ़ लेते हैं, वही कर पाते हैं। तो अज्ञानता इसके पीछे ज़्यादा कारण है। और
उनके दिमाग में यह है कि मैं ही ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ। तो ये भ्रम जो है आदमी के दिमाग में है, इससे विभाग में, पुलिस के विभाग में ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान अर्जित करने में संकट होता है। ऐसे संकट में ही ये चीज़ें विलम्ब से आती हैं और गलत तक पहुँच जाती हैं। ट्रायल फेयर हो रहा है कि नहीं आजकल? न्यायालयों में भी ज्ञान का अभाव है। पहले हमारे यहाँ जो न्यायिक अधिकारी आते थे वो ज्ञान से अतिशय परिपूर्ण हुआ करते थे। अब न्यायालयों के पास भी ज्ञान का अभाव है। इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया बार काउंसिल के कहने पर कि अब नए मजिस्ट्रेट 3 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आ सकेंगे। जब 3 साल में अदालतों में प्रैक्टिस कर सकेंगे तभी आ सकेंगे। ये ज्ञान का अभाव है। मुंसब, सिविल जज, एडीजे रैंक पर आते आते भी ज्ञान का अभाव ही न्यायालयों की प्रक्रिया में भी त्रुटि पैदा कर रहा है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ काफ़ी होते हैं, अभी भी काफ़ी होते हैं। देखिए, पुलिस के स्तर पर बनावटीपन अगर कम हो जाए, जैसा पहले सीबीआई में देखा जाता था कि सीबीआई बनावट कम करती है, सीबीआई साक्ष्यों के साथ चलती है। विगत दिनों सीबीआई ने अपनी इमेज खराब कर ली। सीबीआई का इमेज अच्छा था, वो साक्ष्यों को एज इट इज रखा करती थी। पुलिस के स्तर पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ बहुत होती है और साक्ष्यों को तब्दील करने में पुलिस को परेशान रहती है। वकालत एक सम्मानित पेशा शुरू से रहा है और आज़ादी की लड़ाई में भी ये किसी से छुपा नहीं है कि महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू, सभी वकील ही थे। लेकिन अब दौर जिस तरह से बदला है, अब जो युवा आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और काफ़ी जाने माने अधिवक्ता हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? किस तरह से हैंडल करें, टैकल करें सिचुएशंस को? देखिए, हम जहाँ तक पूर्वांचल की बात अगर करें तो जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं निश्चित रूप से वो भी ज्ञान लेकर नहीं आ रहे हैं। ज्ञान का अभाव उन्हें भी पीड़ित कर रहा है और ज्ञान के साथ साथ भाषा की जानकारी का अभाव भी कष्ट दे रहा है। आप दिन भर इंग्लिश को गाली दें, लेकिन बिना इंग्लिश जाने आप नज़ीर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों को नहीं पढ़ सकते, न जान सकते हैं। तो ज्ञान का अभाव वहाँ भी कष्टकारक है। और दूसरी बात, अब उनमें एक धन कमाने की आदत हो गई है। आप ये जान लीजिए कि न्यायालय में घुसने के बाद 5 वर्ष तक धन का कोई सवाल नहीं उठता। 5 वर्ष तक? 5 वर्ष का सब्र रखना ही पड़ेगा आपको। अगर 5 वर्ष पढ़ाई के बाद 5 वर्ष और नहीं 10 साल? निश्चित रूप से सब्र रखना ही पड़ेगा। कभी कुछ मिल गया, कभी नहीं मिला। और बिना इस सब्र को रखे हुए, ज्ञान को अतिशय पराकाष्ठा पर ले जाए हुए आप कचहरी में कुछ पा नहीं सकते। शॉर्टकट कर रहेंगे, उसके लिए आपको गलत करना होगा और इसके लिए उन्हें ज्ञान बढ़ाना होगा और भाषाई ज्ञान बढ़ाना होगा। अपनी विधि के ज्ञान के साथ साथ भाषा का ज्ञान भी उत्कृष्ट करना होगा। अदरवाइज वो सफलता कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने अलग अलग मसले पे बातचीत की। और जाते जाते एक सवाल रह गया था अंग्रेजी पे। आपने जो कहा कि अंग्रेजी की जानकारी का अभाव है, होना चाहिए, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री ये कहते हैं कुछ सालों के बाद अंग्रेजी बोलने में लोग शर्म महसूस करेंगे। बिल्कुल गलत कहते हैं अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी स्थापित है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन लोगों को शर्म आती होगी जब कभी अंग्रेजी में बात होती होगी। तो हम नहीं कहते कि आप अन्य भाषाओं, भारतीय भाषाओं का ज्ञान मत रखिए, आप संस्कृत का ज्ञान रखिए, तमिल का ज्ञान रखिए, सबका ज्ञान रखिए। लेकिन इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इंग्लिश हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा हमारी है, इसलिए हम उसको छोड़ कैसे सकते हैं? ये जो कहते हैं ये छलावा है, भुलावा है और कुछ नहीं। जिन अधिवक्ताओं को अंग्रेजी नहीं आती वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। वो करते हैं, काम चलाऊ काम करते हैं, अदालतों को फेस नहीं करते हैं, अदालतों के बाहर टहलते रहते हैं, दूसरे अधिवक्ताओं को इंगेज करते हैं। मैं इंग्लिश को प्रश्रय नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी अनिवार्यता बता रहा हूँ। आज भी आपके हाई कोर्ट में वो अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, तो आप कैसे उसको इनकार कर सकते हैं? अमित शाह जी कम से कम इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे तो ये उनके लिए और लाभप्रद रहेगा। तो ये थे हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी, बेबाक वक्ता हैं और अपने विभाग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने युवाओं के लिए भी टिप्स दिए और लगातार हम एक नया विशेष एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं, न्याय विथ श्रीनाथ त्रिपाठी। और ये लगातार हफ्ते में 2 दिन चलेगा और इस प्रोग्राम को जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश की बात के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।